देखिए पहलगाम में उस जगह पर जहां हमला हुआ वहां सेना पहुंच चुकी है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है और देखिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा के जवान हैं, आतंकियों को खोज रहे हैं। कहां छिपे हैं आतंकी? आतंकी यहां से पहाड़ियों की तरफ भागे हैं, पहाड़ियों में छिपे हो सकते हैं। तो पहली कोशिश है उस पूरी पहाड़ी को घेर लेना। पहली कोशिश है कि आतंकी ज्यादा दूर ना भागने पाए और उन्हें वहीं रोककर उन्हें वहीं खत्म करने की तैयारी है। इसके अलावा जमीन से भी ऑपरेशन हो रहा है, आसमान से भी ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि आतंकी पहाड़ियों में छिपे और इसलिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन उतार दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर्स उनका सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं पहाड़ियों में। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है, पहाड़ी में कहां छुपे हैं, किस जगह मौजूद है आतंकी, कितने अंदर पहाड़ी में जा सका है अब तक, इसकी तलाश हो रही है। जहां आतंकी मिलेगा वहीं ढेर किया जाएगा, क्योंकि इस इलाके से वो बाहर नहीं जा सकता है। साथ ही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज पहलगाम पहुंची है, वो तस्वीर है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, जांच तेज कर दी है। एनआईए के हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं पहलगाम में उतरा। एनआईए की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आतंकी कहां से आए, सबूत और साक्ष्य जुटाए एनआईए ने। एनआईए के ऑफिसर्स आप देख रहे हैं, एक टीम दिल्ली से रवाना हुई है, एक टीम जम्मू से रवाना हुई है और एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पहलगाम कहां आतंकी छिपे हैं, किस तरह की जगह है और कैसी पहाड़ी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस तरह की के चीड़ के पेड़ आप देख रहे हैं और यही ये जो आप देखिए यहां चलना भी मुश्किल है, इस तरह की जमीन है। यही आतंकी भागकर पहाड़ियों की तरफ छिप गए। अब देखिए कैसे आतंकियों का खात्मा होना है। सबसे पहले मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा कि किस जगह पर पहलगाम है। आप देख रहे हैं श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है और इस्लामाबाद आपको नजर आ रहा है। पहलगाम में ही पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी हैं। कैसे और कौन से वो उपकरण और इक्विपमेंट्स हैं अत्याधुनिक सेना के पास, जिसके जरिए आतंकियों को तलाशा जा रहा है पहाड़ियों में। ये जो आपको ऊपर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी छिपे हैं, यहीं पहुंचना है सेना को। मिनी स्विट्जरलैंड में आतंकियों ने खूनी खेल खेला है। बैसरन पहलगाम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। चीड़ के पेड़, घने जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर के इलाके को सेना ने घेर लिया। सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, सेना और पुलिस इस ऑपरेशन में जुटी है। तलाशी में हाईटेक हथियार और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ऑपरेशन में थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल ड्रोन जंगली पहाड़ी के बीच मौजूद इंसान को पकड़ सकता है, यानी जो भी गर्म चीज होगी, इंसान के शरीर में जो गर्माहट है उसको ये कैच करता है ये थर्मल ड्रोन और पता करेगा नीचे कोई जीवित चीज है। उसके बाद ये पता करता है कि इंसान है या जानवर, ताकि आतंकियों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके पहाड़ में। इसके अलावा फोलिएज पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से भी तलाशी शुरू हो गई है। यह रडार किसी जगह पर लगातार निगरानी करने में सक्षम है, साथ ही बड़े इलाके से में तात्कालिक लक्ष्य ट्रैकिंग प्रदान करता है। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है। आसमान से पाताल तक आतंकियों की तलाशी हो रही है। हमले वाली जगह के पास 15 पॉइंट्स पर घेराबंदी की गई है। साथ ही तलाशी में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। आतंकियों ने हमले से पूरे इलाके में की रेकी की थी हमले से पहले, और अब आतंकियों का यहां से बचना लगभग नामुमकिन है। उन्हें यहां मारा जाना तय है, यहां खात्मा उनका तय है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी। पहली दफा मैंने देखा कि मस्जिदों में, मेरे पास कई मस्जिदों की जम्मू प्रोविंस चिनाब वैली के और यहाँ के भी मैं उसूल करूँगा, जहाँ इमाम साहब दहशत गर्दों और दहशत गर्दी की इस
हमाकत को और इस बेवकूफ़ी को और इस हरकत को कंडेम करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि दहशतगर्दों का साथ मत दें। ये मुल्क के ख़िलाफ़ भी है और मानवता के ख़िलाफ़ भी है। और जिस तरह से कुछ लोग जो है वो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत पर जो है वो आक्रमण करने के षड्यंत्र और साजिशें करते हैं, तो वो इस्लाम के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है। और इसलिए जो है वो हम एकजुट होकर के हमें इस तरह के इंसानियत और साथ साथ जो है इंसानों पर हो रहे इस तरह के जालिम आक्रमणों को जो है वो ख़त्म करना होगा, उनको तबाह करना। जिस आतंकी ने ये हरकत की है, पाकिस्तान परस्त आतंकियों को उसको बख्शा नहीं जाएगा। नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिस तरह मारा गया, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो पताल में भी छुपे होंगे तो उनको तलाश के उनका खात्मा किया जाए। वहाँ ये जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग जो है उसको जो है वो हजम नहीं कर पा रहे थे, और ऐसी घटना को जिनने अंजाम दिया, तो मैं यही कहूंगा कि अंजाम भी बहुत बुरा होगा। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है, उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुन कर इनको मारेगी। जो ऐसा हमला कि जब टूरिस्ट को ये पूछा जाए आपका नाम क्या है, और अगर वो हिंदू नाम बताता है तो उसको गोली मार दी जाए, ऐसी सूचनाएं वहां से आई हैं। क्या नुकसान हुआ है वो अपुष्ट है, कितने लोगों ने जान गंवाई है वो भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटना बहुत निंदनीय है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है भारत। खबर मिल रही है हमें सोर्सेज से कि तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। तीनों सेनाओं को कहा गया है कि आप अलर्ट पर रहें, कभी भी कोई भी एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी हो गई है। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है भारत, और भारत के साथ आज पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है। इस हमले के बाद आपको बताऊं, दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, इजराइल या फिर रूस और अमेरिका, सारे मुल्क भारत से कह रहे हैं आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए क्या कह रहा है अमेरिका इस घड़ी में। अमेरिका ने कहा कश्मीर, खुद ट्रंप ने कहा कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को मेरा पूर्ण समर्थन है। पुतिन कह रहे हैं इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिले। आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। नेतन्याहू कह रहे हैं इस बर्बर आतंकवादी हमले से हम बहुत दुखी हैं, हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब कह रहा है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले की निंदा करते हैं। मारे गए निर्दोष लोगों और घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और उसकी हर मदद को तैयार हैं। यूएई यानी दुबई कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात कह रहा है पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले की निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और आपराधिक कृत्य है। हिंसा और आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले से मैं स्तब्ध हूं। बेगुनाहों की हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। मेलोनी ने कहा भारत में हुए आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। इटली की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, हम भारत और भारत के लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन कह रहा है कश्मीर में जो हुआ भयानक आतंकी हमला बेहद विनाशकारी है, मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और भारत के लोगों के साथ हैं। बांग्लादेश इस घड़ी में कह रहा है कश्मीर में हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ितों और घायलों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। बांग्लादेश आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। मालदीव का कहना है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से दुखी हैं, आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और अडिग हैं। और खुद आपको बताऊं, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने खुद इस बात की जानकारी दी है, सुनिए जरा। कश्मीर में आतंकी हमले और जान माल के नुकसान पर मेरी गहरी संवेदना है। मैंने पीएम मोदी से भी इस पर फोन में बात की है। अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत की हर मदद को तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी
इस हमले पर चिंता जताई है। अपराधी हमेशा हमें डराने के लिए नए नए तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। भारत और इजराइल खतरों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर सहयोग करते हैं और आतंकवाद से लड़ने के साधन और तरीके हम और बेहतर करेंगे और फिर मिलकर आतंक की हर चुनौती का सामना करेंगे। और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और इसलिए भारत ने एक्शन भी शुरू कर दिया। आज ही 2 आतंकी ठोक दिए गए हैं। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बारामूला में 2 आतंकियों को सेना ने ठोका है। देख रहे हैं, पहला जो आतंकी आपको नजर आ रहा है उसके पास एक पिस्टल थी, दूसरा आतंकी जिसके पास राइफल थी। ये दोनों घुसपैठ की फिराक में थे। उसी दौरान इन्हें ढेर किया गया है, दोनों आतंकियों को। और इनके पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए हैं, ये हथियार और ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी थे। इनके पास देखिए जिन्ना की तस्वीर छपे नोट भी मिले। ये पाकिस्तानी नोट 50 और 100 का, ये मैगजीन, राइफल, भारी गोला बारूद लेकर ये आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। और पाकिस्तान की दहशत बढ़ गई है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। टेंशन हाई है। असीम मुनीर बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। कल से अब तक कई बैठकें कर चुके हैं कि भारत क्या करने वाला है। अपनी आर्मी को तैयार कर दिया, अपनी एयरफोर्स को तैयार कर दिया। दूसरी तरफ देखिए शहबाज शरीफ देश छोड़कर जा चुके हैं। शहबाज शरीफ तुर्की में एर्दोगन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये वो तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान में आखिर क्या हो रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की हालत वो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान बिना बोले कह रहा है हमने कुछ नहीं किया। देखिए सच, पहलगाम आतंकी हमले से मोदी और भारत गुस्से में, और तो पाकिस्तान में भारी खौफ और तनाव का माहौल है इस वक्त। पाकिस्तान को डर है कि भारत हमले का बदला ले सकता है। पूरे पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसके चलते पाक सेना ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। पाक सेना के अधिकारी एक्शन के डर से रात भर जागते रहे। फ्लाइट रडार में पाकिस्तान की बेचैनी के सबूत मिले। बॉर्डर के पास अपने बेस में मिलिट्री विमान तैनात कर दिए गए। उसका हरकुलिस विमान कराची से लाहौर लाया गया और कई और फाइटर प्लेन कराची बेस से रावलपिंडी लाए गए। पाकिस्तान के विदेश और रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और इस बार उसका हमला पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा। उसके रफाल जैसे फाइटर जेट का पाक के पास कोई तोड़ नहीं है। खतरे को देखते हुए पाकिस्तान सरकार सफाई देने में लगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। पाकिस्तान ने बयान जारी कर मृतकों और घायलों पर चिंता जताई, लेकिन उसने इसे किसी तरह का आतंकी हमला नहीं कहा है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों को भी भारत के हमले का डर सता रहा है और देशभक्ति के नाम पर पाकिस्तान को एकजुट होने की मांग हो रही है। पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने कहा पाकिस्तान के लोग तैयार रहें, अगर भारत की ओर से हमला या हमें कोई धमकी मिलती है तो सभी पार्टियां एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगी। सुनिए जरा, पाकिस्तान के नेता खुद बता रहे हैं कि इस साजिश में उनका क्या और कितना हाथ है। कश्मीर को सेटल तो करना पड़ेगा, आज नहीं करते कल करेंगे। 75 साल हो गए हैं, 75 साल और हमने जाया करने हैं। ये तो जाहिर है कि जो फैसला साज है दोनों तरफ उनकी मर्जी है, लेकिन इसको सेटल करना पड़ेगा। बाकी जहां तक पाकिस्तान को धमकियां देने का मामला है, थ्रेट करने का मामला है, वो मामला जो है वो तो कहीं आगे जाएगा नहीं। और आप धमकियां देंगे, इधर कौन सा लोग चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, यहाँ से भी रिटेलिएशन होगी। सो बेहतर यह है कि हम मामले का संजीदगी से जायजा लें और दोनों मुल्क बैठ के इस बड़े मुद्दे के ऊपर बात करें और इसको हल करने की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये अक्षम्य अपराध है जिसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। आतंकवादियों को, इनके मददगारों को, इनके जो आका हैं उनको इसकी भारी कीमत चुकानी। अक्षम्य अपराध आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने जो किया है इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। सोचिए, इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ठीक इस वक्त भारत पर हमला क्यों किया। वजह एक ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री एक मुस्लिम देश में थे, ताकतवर मुस्लिम देश, और सऊदी के प्रिंस बिन सलमान से उनकी बड़ी बैठक थी।
बड़ी बातचीत होने वाली थी और हुई बातचीत, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दौरे को छोटा करके वापस आ गए। यानी पीएम मोदी मुस्लिम देश सऊदी अरब में थे। दूसरी तस्वीर देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में थे। ठीक इस वक्त को चुना गया हमले के लिए कि मोदी सऊदी अरब में है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है। इसलिए इस वक्त भारत में पर्यटकों को, बेगुनाहों को, उन लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं, उन्हें टारगेट किया गया, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। अब मैं आपको बताता हूं इस टाइमिंग के पीछे पाकिस्तान का खेल क्या है। पाकिस्तान दरअसल आखिर ऐसा क्यों चाहता है और क्या चाहता था। यह दो तस्वीरें, पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ और पीएम मोदी बिन सलमान के साथ। मुस्लिम देश में थे मोदी सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब में थे और प्रिंस बिन सलमान ने मोदी को खास न्योता दिया था। मिडिल ईस्ट में यह भारत की बढ़ती ताकत का सबूत था। वहां मोदी व्यापार, निवेश पर करोड़ों की डील करने वाले थे। तभी पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला कर दिया। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि हमला भारत को नीचा दिखाने के लिए हुआ है। कोशिश थी कि हमला कर मोदी का अरब दौरा रद्द करा दिया जाए ताकि भारत का अरब देशों से संबंध और व्यापार और न बढ़े। मुस्लिम देशों में भारत की डील से ज्यादा चर्चा आतंकी हमले की हो। मुस्लिम देशों को यह संदेश दिया कि कश्मीर मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, यह कोशिश थी। पीएम मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए हुए थे 4 दिवसीय दौरे पर, 4 दिन के दौरे पर भारत में थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए खास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत में थे। अमेरिकी एजेंसियां डेरा जमा लेती हैं, चौकसी बढ़ा देती हैं। इसके बावजूद आतंकवादियों ने कश्मीर पर हमला किया। जानकार मानते हैं कि आतंकी दुनिया को संदेश देना चाहते थे। कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में बात हो, आतंकियों की यह कोशिश। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे के वक्त हमले से दुनिया में चर्चा होगी, यही सोचकर आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था। अब आपको सुनवाता हूं इस हमले के बाद, सुनिए जरा कर्नल टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं इस टाइमिंग पर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी जो टाइमिंग है उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो एक ये भी है कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेनापति ने ये कहा था कि हमारी आइडियोलॉजी सुपीरियर है, हम और हिंदू आपस में किसी तरह से भी मेल नहीं खाते, हमारा रिलीजन अलग है, कस्टम अलग है, विचार अलग है, एम्बिशन अलग है, और तो और हमारी कोई कॉमन हेरिटेज नहीं है, हम सेकुलर भी नहीं है। लिहाजा उस बात को पुख्ता करने के लिए इन आतंकियों ने पहले पूछा हिंदू और फिर गोली मार दी। दूसरी बात, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये उस समय सऊदी अरबिया में थे, यानी कि ये कि इमीडिएट इसका कोई रिटेलिएशन ना हो। और तीसरी बात कि जिस समय ये अटैक हुआ उस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में थे, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला रहा था, बौखला रहा था, अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहा था। और चौथी बात कि इससे पहले भी अटैक होते रहे हैं, खास तौर पे कैलाश मानसरोवर यात्रा में, लिहाजा ये उसका भी समय था। लिहाजा जो टाइमिंग है वो इस तरह से रखी गई कि एक तीर से कई निशाने किए जा सकें, लेकिन हिंदुस्तान को भी अब एक तीर से कई निशाने करने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका इल्म था, इसलिए पीएम ने गुस्सा भी दिखाया वापस आते वक्त। ये पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से जा रहे थे सऊदी अरब। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा था और जब सऊदी अरब पहुंचने वाला था तो देखिए पीएम मोदी का विमान आप देख रहे हैं, बगल में सऊदी के F-15 फाइटर देख रहे हैं जो एस्कॉर्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को। यह सम्मान के लिए भी था और सुरक्षा के लिए भी कि सऊदी के विमान पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पीएम मोदी जब सऊदी से दौरा छोटा कर वापस लौटे हैं तो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से वापस नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस आने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। यह आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीम एयरपोर्ट पर ही मिली। एयरपोर्ट पर देखिए खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। पीएम ने एयरपोर्ट पर ही पूरी जानकारी ली, क्या हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, क्या डिटेल है। अब आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पाकिस्तान को ठेंगा दिखाकर लौटे इस गुस्से में।
आतंकी हमले के बाद मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौटे। दिल्ली में लैंडिंग से पहले ही पाकिस्तान को बड़ा पैगाम दे दिया मोदी ने। मोदी जब सऊदी अरब जा रहे थे तो पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल किया, लेकिन जब लौटे तो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। यह संकेत कि आतंकी हमले के लिए भारत पाक को जिम्मेदार मानता है। पाक के हवाई रास्ते न लौटकर मोदी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया, जबकि पाकिस्तान होकर सऊदी अरब का रास्ता ज्यादा छोटा है। पाक हवाई क्षेत्र से दिल्ली से जद्दा जाने में कम वक्त और ईंधन लगता है, लेकिन इसलिए सऊदी अरब जाते समय मोदी का विमान पाक एयर स्पेस से गुजरा। लेकिन जब मोदी सऊदी अरब में थे तभी देश में आतंकी हमला हुआ। हमले के बाद मोदी सऊदी अरब से ही पल पल की जानकारी ले रहे थे, और जैसे ही उन्हें आतंकी हमले में पाक का हाथ होने का इनपुट मिला, उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का फैसला कर लिया। इसलिए लौटते समय उनके एयर इंडिया 1 विमान ने दूसरा रास्ता चुना। सऊदी अरब से ओमान के हवाई क्षेत्र और फिर अरब सागर होते हुए पीएम लौटे। यह हवाई रास्ता पहले से लंबा था, इसमें ईंधन और समय भी ज्यादा लगा, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर यह पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। 1000% सही बात है कि पाकिस्तान ने ही इन आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर भेजा है। अब हमारा दूसरा जो बड़ा टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा। इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे देश को मिल गया है, इसीलिए हम कोई भी कदम इस घिनौनी हरकत के खिलाफ अगर उठाएंगे तो हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट ये जरूर है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मसला ये सिर्फ भारत और भारत ही सुलझाएगा। किसी भी तरह के टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक होना एक साजिश दिखाता है कि आप टूरिस्ट को कम करना चाहते हैं। जेएनके में एक वो खौफ का माहौल लाना चाहते हैं जहां टूरिस्ट ना आए। हमने इस ऑपरेट एरिया को देखा हुआ है, इसमें डिफिकल्टी है और डिफिकल्टी को ओवरकम करना ही आर्मी का काम है। एक टेररिस्ट के एस्केप करने की जो लाइफ है वो मेरे ख्याल 72 घंटे से ज्यादा नहीं होती। जो सिक्योरिटी नेटवर्क है वो अपने आप में बड़ा इफेक्टिव है और इस तरह की घटना के बारे में हमेशा इवैल्यूएट करता है कि कैसे वो ऑपरेट करेंगे। मेरा अपना होप एंड एश्योरेंस है कि इन चारों टेररिस्ट को मार गिराया जरूर जाएगा। और अब भारत में जो गुस्सा है, इस गुस्से के बाद देश सिर्फ बदला मांग रहा है। देश की मांग है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दो, उसकी शुरुआत भी हो गई है। यह तस्वीर मैं आपको जम्मू की दिखा रहा हूं। जम्मू में लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर देखिए, महबूबा मुफ्ती खुद प्रदर्शन में शामिल हुई। महबूबा मुफ्ती ने इस प्रदर्शन और आतंकियों पर हमला किया। इस प्रदर्शन में दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मुंबई से तस्वीर सामने आई है। मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। मुंबई में आप देख रहे हैं उलेमाओं ने प्रदर्शन किया इस आतंकी घटना के खिलाफ। अब सवाल यह है, दो लोग सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त डरे हुए हैं, एक हाफिज सईद और दूसरे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। आपको बताऊं कहां है हाफिज सईद और असीम मुनीर, क्योंकि इन्हें लग रहा है इनके खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ है। सबसे ज्यादा टेंशन में हाफिज सईद और असीम मुनीर। लश्कर का चीफ इस समय लाहौर के कोट लखपत जेल में है। हालांकि यह जेल उसके लिए पाक में सेफ हाउस की तरह है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। हाफिज सईद की बैरक के आसपास हाईटेक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। जेल परिसर और आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आईएसआई के रहनुमा जेल अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खबर तो यह भी है कि हाफिज को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। दूसरी तरफ पाक सेना के प्रमुख असीम मुनीर भी हाई अलर्ट पर हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लगातार चक्कर काट रहे हैं। भारत के हमले में खौफ में रावलपिंडी में लगातार बैठकें हो रही हैं। दावा यह भी है कि कल पूरी रात मुनीर समेत अधिकारी जागते रहे। भारत की सीमा के नजदीक पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट उतार दिए। असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस्लामाबाद में कार्यक्रम के दौरान कश्मीर को गले की नस बताया था
और मुनीर ने बंटवारे का जिक्र करते हुए हिंदुओं से मुस्लिमों को अलग बताया था। अब पहलगाम आतंकियों ने हिंदू नाम पूछकर ही लोगों को गोलियों से भूना है। सुनिए जरा असीम मुनीर ने क्या कहा था। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। यहीं से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए। आसिम मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं समझता हूं आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, मोदी जी ने बात की है सभी से, पुतिन हो, आप के सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं वो हों, सभी देश आपके साथ खड़े हैं, नेपाल आपके साथ खड़े, सभी देश। मैं समझता हूं आज भारत को पाकिस्तान को रिस्पांस जो एप्रोप्रिएट रिस्पांस है वो देना चाहिए। और पाकिस्तान को अभी से जवाब मिलने लगा है। भारत सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़े झटके हैं। पाकिस्तान से चीखें निकल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला करारा जवाब, पाक के साथ राजनयिक संबंध भारत ने खत्म कर दिए। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद। इस्लामाबाद ने से अपने राजनयिकों को भारत वापस बुला रहा है। दूसरा करारा जवाब, भारत ने सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया है। कई कानूनी नोटिसों के बावजूद पाक सहयोग नहीं कर रहा है। तीसरा करारा जवाब, पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति शुरू, दुनिया के देशों को हमले के सबूत सौंपेगा भारत। चौथा करारा जवाब, पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद। ऐसा कर भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। पाकिस्तान में भारतीयों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद हो गई है। पांचवा बड़ा झटका, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। भारत ने पहले भी इस अंदाज में पाक पर हमला किया है। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बना सकता है। पीओके में आतंकियों के ठिकानों को भारत तबाह कर सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने एक्शन शुरू किया, पाकिस्तान हिल गया है। भारत के एक्शन पर गिड़गिड़ाने लगा है पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी मिल रही है इस्लामाबाद से कि भारत, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जो प्रतिबंध लगाए उसके बाद हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। सिंधु जल समझौता रद्द नहीं किया जा सकता। भारत ने जैसे ही ये बड़ा फैसला लिया, पाकिस्तान के न्यूज चैनल में देखिए ब्रेकिंग चल रही है, पाकिस्तान का हलक सूख गया। भारत ने जैसे ही पानी बंद किया है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल की तस्वीर आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को 60 के तहत वीजे, पाकिस्तान से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को 60 के तहत वीजे बंद करने का फैसला किया है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। सबक सिखाया जाए, अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए, ये मांग हमारी। हिंदू धर्म को मानने की कोशिश की है, कोई भी इस पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा। हर खून की बूंद का हिसाब किया जाएगा, ये पक्की बात है। हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो। चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो। अगर 22 मारे हैं तो 2200 मारो और काली हमला करो, हमला करो पाकिस्तान। और ये जो लोगों का गुस्सा है ये लाजमी है, क्योंकि हमने अपने 26 लोगों को खोया है। ये वो चेहरे हैं जो पहलगाम में उस वक्त मौजूद थे। आतंकियों ने हमला किया और ये अब हमारे बीच नहीं है। ये 26 लोग नहीं, 26 परिवार, पूरा देश दुखी है। और इस हमले में शहीद हुए हैं लेफ्टिनेंट नरवाल। लेफ्टिनेंट नरवाल, अभी कुछ वक्त पहले ही उनकी शादी हुई थी। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है लेफ्टिनेंट नरवाल। इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास पहुंच चुका है। आइए आपको लिए चलता हूं, दिखाता हूं वो तस्वीरें जिस वक्त इनकी अंतिम विदाई हुई और इनका पार्थिव शरीर वहां पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 सैलानियों की मौत हुई है। मरने वालों में एक संयुक्त अरब अमीरात का, दूसरा नेपाल का है। इनमें दिल्ली से सटे हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल नौसेना में थे, 3 साल पहले ही नौसेना में शामिल हुए थे।
लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी पिछले हफ्ते हुई थी गुरुग्राम की हिमांशी नरवाल से। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। विनय और हिमांशी हनीमून ट्रिप पर 21 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों ने 26 साल के विनय की गोली मारकर हत्या कर दी। विनय नरवाल का पार्थिव शरीर आज उनके शहर करनाल पहुंचा। इससे पहले जब विनय का पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी। आतंकियों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी जान ले ली। शुभम अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। 23 अप्रैल को सबकी वापसी थी, लेकिन 22 अप्रैल को दर्दनाक घटना हो गई। परिवार के सभी लोग शुभम के जीजा का जन्मदिन मनाने पहलगाम गए थे। 18 अप्रैल को शुभम के पूरे परिवार ने धूमधाम से जश्न मनाया। फिर सभी लोग अलग अलग घूमने निकल गए, लेकिन 22 अप्रैल को जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। इस बीच शुभम द्विवेदी का एक वीडियो भी सामने आया। शुभम का ये आखिरी वीडियो बताया जा रहा है, जो हमले से ठीक एक रात पहले का है, जिसमें शुभम अपने परिवार के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। शुभम की पत्नी ईशान्या ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस वीडियो में शुभम का पूरा परिवार एक होटल के कमरे में ताश खेल रहा है। आतंकवादी घटना हुई है, माना जिससे भी यही थी मांग की जो आतंकवादी घटना हुई है सभी से रहा कि उन आतंकवादियों को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाए इसमें, जिससे कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। सरकार से मांग। दोपहर में भैया फोन आया तो पता चला, हम लोगों को लगा शायद घायल हो। लोगों ने बताया कि ऊपर गोलीबारी वगैरह हुई है, तो हम लोगों को लगा कि शायद घायल हो, सही हो जाए। पर अभी जब शाम तक हम लोगों को स्पष्ट हुआ कि नहीं, गोली लगी और ख़त्म हो गया बच्चा हमारा। वहीं कर्नाटक के मंजूनाथ राव पहली बार कश्मीर घूमने आए थे, जो उनके लिए आखिरी साबित हो गई। मंजूनाथ 46 सालों में पहली बार अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे। हमले से पहले राव दंपति खूबसूरत घास के मैदान में टहल रहे थे, तभी अचानक उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। मंजूनाथ 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, 24 तारीख को लौटने वाले थे। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर में शिकारा का आनंद लिया था। शिकारा का एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो काफी खुश थे, लेकिन अब वो कभी नहीं लौट पाएंगे। आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने ही उन्हें गोली मार दी। तो ये तस्वीर जिन लोगों ने अपनों को खोया है, पूरा देश इस गम को महसूस कर रहा है और इसीलिए पीएम मोदी ने और भारत ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और बहुत जल्द कुछ और बड़े एक्शन होने वाले हैं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। पावर्ड बाय, एक हिंट तो देते, हिंट बड़े आराम से। Mahi sir, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते सर फैंस हैं, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते and they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans, super silent performance with voice control. सिली में आए तो और Cricket fans. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के
मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक Mahi sir, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते सर फैंस हैं, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते and they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans. Super silent performance with voice control. सिली में आए तो और Cricket fans. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पावर्ड बाय, एक हिंट तो देते, हिंट बड़े आराम से। Mahi sir, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते सर फैंस हैं, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते and they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans. Super silent performance with voice control. सिली में आए तो और Cricket fans. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इस तरह के ग्रासलैंड से, इस तरह के रिज से अंदर कैसे आए, जहां आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे। कई महीनों से, पिछले 1-1.5 साल से IB का सेक्टर जो है काफ़ी गर्म रहा। कई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए को तो कहा जा रहा है कि एक IB से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो आते आते किश्तवाड़ आ गया, किश्तवाड़ से वो अनंतनाग इस रिज पे पहुंचा। और अनंतनाग में आप देख रहे हैं कि जो गडोल का ऑपरेशन हुआ था 2023 में, जिसमें आर्मी के 4 सोल्जर्स और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का DSP की
हत्या हुई थी और उसके बाद जो है कि इस पूरे रिज में जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती रही, क्योंकि कई जगह पर जो देखा गया कि ऑपरेशंस लॉन्च करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। वो रीज़न यही है कि ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए या जो पार्टीज़ थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का। साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटिनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटिनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि जो स्पॉट टेररिस्ट ने सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट।
सीसीएस की बैठक के बाद पाक पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की तैयारी। सिंधु जल समझौता रद्द, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद किया जाएगा। सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश। भारत में सभी सेनाओं को अलर्ट किया गया है। पहलगाम हमले के बाद सबसे बड़ा फैसला। 7 दिन के बाद पाकिस्तान उच्चायुक्त के रक्षा सलाहकारों को भारत छोड़ने के आदेश। भारत के सख्त एक्शन के बाद गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी ने बोला, सिंधु जल समझौता नहीं कर सकते खत्म, बर्बाद हो जाएंगे पाकिस्तान के किसान। पहलगाम हमले पर आतंकवादियों की राजनाथ सिंह को 2 टूक, कहा आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार, जल्द उठाएंगे कठोर कदम। पहलगाम में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। कुलगाम में टीआरपीएफ का एक कमांडर घिरा, ताबड़तोड़ गोलियों की सुनाई दी आवाज। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नम आंखों से विदाई। अंतिम यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। सैल्यूट करके पत्नी बोली, हमें आप पर गर्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वक्त हो चला है तरकश का। तरकश में आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान को लेकर भारत के लिए गए बड़े फैसलों की। आपको सबसे पहले बताएंगे कि पाकिस्तान पर किस तरीके से पलटवार की भारत ने तैयारी की है और बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक यहां कर दी है। लेकिन आगे आतंकियों पर लगातार स्ट्राइक की तैयारी यहां कर ली गई है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आगे बात किस तरीके से हमास मॉड्यूल को अपनाकर आईएसआई ने यहां पर एक बड़ी भूल की है। हमास आतंकियों के साथ में क्या साठगांठ आईएसआई की चली, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ बात होगी कि पाकिस्तान में खौफ का सन्नाटा किस तरीके से पसरा हुआ है और अब पाकिस्तान टेबल पर बैठकर बात करने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। और सबसे आखिर में बात हम करेंगे रॉबर्ट वाड्रा के इस आतंकी हमले पर दिए गए शर्मनाक बयान की, क्योंकि चीख पुकार उन तक शायद पहुंची नहीं है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत ने तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया गया है। सीसीएस की बैठक के बाद में बड़े फैसले सामने आए हैं। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए साफ तौर पर कहा गया है। आज सीसीएस की बैठक होती है दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होती है और इसमें आपको बता दें कई अहम और बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं, जिनमें से अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करना, सिंधु जल समझौता खत्म करना, पाकिस्तानियों को उनको वीजा नहीं दिया जाएगा, वीजा रद्द करना, ये तमाम बड़े फैसले हैं जो यहां भारत की ओर से लिए गए हैं। और इस वक्त 2 सहयोगी जतिन और अनामिका सिंकाली हमारे साथ, दोनों श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। अनामिका का सबसे पहले रुख करते हैं। अनामिका, आप कश्मीर पहुंच चुकी हैं, लेकिन यहां दिल्ली में सीसीएस की बैठक के बाद में बड़े फैसले भारत की ओर से ले लिए गए हैं और पाकिस्तान अब बिलबिला भी रहा है इस पर। देखिए, 5 बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ साथ ये साफ कर दिया गया है कि ये नहीं चलेगा कि आप खून बहाएंगे और आपको यहाँ से पानी पिलाया जाएगा। भारत ने साफ साफ कह दिया है यहाँ पे कि जो अगला स्टेप होने वाला है वो कितना खतरनाक होने वाला है, उसका सिर्फ ये इंडिकेशन मात्र है। इस वक्त मेरी मौजूदगी श्रीनगर में है और ये डल झील है, जहाँ पे डल झील के आसपास के अगर इलाकों को देखेंगे आप तो आज पूरा दिन यहाँ सन्नाटा पसरा रहा। जो टूरिस्ट थे वो यहाँ से भाग खड़े हुए, महंगे महंगे टिकट लेके लोग यहाँ से जा रहे हैं। सोचना पड़ेगा कश्मीरियों को भी यहाँ पर कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं, किसके लिए उनकी ओर से यहाँ पे मदद पहुंचाई जाती है। तो देखिए, जिस तरीके से आज भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया, कल बड़ी बैठक की बात निकल के सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अब ये जो पहला स्टेप उठाया गया है, ये सिर्फ पहला स्टेप है। इसके बाद देखेंगे आप कि बैक टू बैक कैसे स्टेप उठाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह आज दिन भर यहाँ पर मौजूद थे, इसके बाद दिल्ली पहुंचे हैं, देर शाम बैठकों का दौर चला है, कल भी बैठकें होनी है और जो एक मजबूत रणनीति वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। ये वही रणनीति है जिसके तहत पहली बार अगर बात की जाए तो जो सिंधु जल समझौता है उसको निलंबित किया गया है। इसके पहले कई बार ऐसे मौके आए, लेकिन बार बार इससे कदम पीछे हटाए गए। लेकिन इस बार जिस तरीके से हत्या की गई, आतंकियों की ओर से हमला किया गया, इसके बाद से ये बड़ा फैसला लेना बताता है कि इस बार भारत सरकार जो है और जो मोदी सरकार है वो चुप बैठने वाली नहीं है। और इसी वजह से 5 बड़े फैसले किए गए हैं, चाहे वो अटारी बॉर्डर बंद करने का। अनामिका, हम वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं।
वो भी हम आपको बता देते हैं। अटारी वाघा चेक पोस्ट बंद किया जाएगा। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता स्थगित होगा। कुछ पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे। 1 हफ्ते के भीतर दिल्ली छोड़े पाक राजनयिक के आदेश दे दिया गया है। भारत अपने कुछ राजनयिकों को वापस भी बुलाएगा। उच्चायोग का स्टाफ 55 से 30 किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा रद्द होगा और भारत में पाक नागरिकों की एंट्री अब बंद होगी। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ें, ये कह दिया गया है और तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर यहां सीधे रखा गया है। ये वो बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं भारत की ओर से सीसीएस की बैठक के बाद में, लेकिन ये पहला कदम है। ये पहला कदम है जिसके बाद आपको बता दें कड़े एक्शन की तैयारी है। इस वक्त मृदुल भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। मृदुल। बिल्कुल सृष्टि, इस वक्त मैं बड़ी खबर बता रहा हूं दर्शकों को। कल सर्वदलीय बैठक का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक लेंगे और आपको बता दें सभी दलों के बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे, उनसे चर्चा की जाएगी क्योंकि भारत ने यह बता दिया है कि हम एक हैं और एक तरह से फैसला लिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे। आपको ये जानकारी दे दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ही साफ कर दिया है देशवासियों को कि भारत करारा जवाब देगा, भारत कार्रवाई करेगा, भारत एक्शन लेगा। और इसलिए यह सर्वदलीय बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि तमाम दल के नेताओं को बताया जाएगा और हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुटे हुए हैं। जतिन हमारे सहयोगी। मृदुल, हम वापस लौटेंगे। जतिन भी हमारे साथ में कश्मीर से जुड़ चुके हैं। जतिन, यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है लेकिन ये पहला कदम, पहला स्टेप है जिससे अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन जब बड़ा एक्शन यहां पर होगा, आतंकियों को ढूंढ कर मारा जाएगा, तब पाकिस्तान की क्या हालत होगी? बिल्कुल, देखिए एक्शन होगा नहीं बल्कि एक्शन चल रहा है। सुबह हमने देखा कि उरी में 2 जो घुसपैठिए थे, आतंकी थे, उनको एनकाउंटर किया गया, उनको मार गिराया गया। उसके बाद बारामूला में एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वहां पर 3 आतंकी जो है वो स्पॉट किए गए हैं और उसको लेकर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो आर्मी का, सिक्योरिटी फोर्सेस का लगातार चल रहा है। लेकिन जो सैंक्शंस लगाए भारत ने वो सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु जल समझौता जो कि पाकिस्तान की तकरीबन 17 लाख हेक्टेयर जमीन पानी से अब बंजर हो जाएगी, वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान पर इसका असर पड़ेगा और यही सबसे बड़ा फैसला है मोदी गवर्नमेंट का। और 1960 में ये जो समझौता है वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब पानी के लिए जब पाकिस्तान तरसेगा उसके बाद उसे याद होगा कि किस तरीके से उसने भारत को दहलाने की कोशिश की। कश्मीर में जो है वो आतंकी हमला कराने में उसका सबसे बड़ा रोल रहा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डायरेक्ट इंडिकेशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस पूरे जो आतंकी हमले हैं उसकी साजिश जो है वो रची गई थी। उसके सबूत सिक्योरिटी एजेंसीज के पास मौजूद थे। कल अमित शाह शाम को यहां पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया और वही ब्रीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। सीसी की बैठक में ये तमाम जो चीजें हैं वो ग्राउंड पर लाई गई, प्रधानमंत्री को इस बारे में अवगत कराया गया। उसके बाद ये 4 बड़े सैंक्शन लिए गए। लगातार ये बात की जा रही थी कि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत कोई कठोर कदम नहीं। जी बिल्कुल, जाते ना हम वापस लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा प्रदर्शन यहां पर चारों तरफ किया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल असीम मुनर ने कुछ समय पहले हिंदुओं से उन्हें कितनी नफरत है ये बयान दिया था, अपनी जहरीली सोच को लोगों तक पहुंचाया था। मुनीर के बयान के कुछ दिनों बाद कश्मीर में हमला हुआ और अब पाक सरकार, उसकी सेना, उसके आतंकी थर-थर कांप रहे हैं। आतंकियों की लोकेशंस बदली जा रही हैं, लेकिन कब तक इन आतंकियों को बचा पाएंगे मुनीर, क्योंकि भारत इन्हें इनके घर में घुसकर मारने की अब तैयारी कर चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत सहम गई है, शहबाज मुनीर की नींदें उड़ गई हैं। आतंक के खिलाफ भारत में गुस्सा है, आक्रोश है। प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में है, जिसे देख पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया है। उरी और पुलवामा हमले के बाद मिली कड़वी घुट्टी यानी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान शायद खौफनाक सपना समझकर भूल गया है। तभी तो पहलगाम हमले की साजिश रच डाली। लेकिन शहबाज और मुनीर समझ लें, पहलगाम हमला आखिरी भूल है। यही वजह है कि पाकिस्तान डर के मारे सीमा पर एयरफोर्स के विमानों को उड़ा रहा है।
एयर स्ट्राइक का डर ऐसा कि बॉर्डर पर रात भर पाकिस्तानी विमान उड़ते रहे। लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक डर का माहौल है। अमेरिका से लेकर अरब देश आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं, तो पाकिस्तान अब सफाई देते फिर रहा है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इस तरह से ये हमला हुआ है, कोई शुबा ही नहीं लग रहा कि ये लोकल जो ग्रुप्स हैं उनका काम है और लोकल लोग ही इसमें शामिल होंगे। बेहतर यह है कि हम मामले का संजीदगी से जायजा लें और दोनों मुल्क बैठ के इस बड़े मुद्दे के ऊपर बात करें और इसको हल करने की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान जानता है मोदी सरकार इस हमले का कैसा जवाब देगी, जिसकी हुंकार आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भर दी है। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। एक्शन तो जोरदार होगा। यही वजह है कि हाफिज सईद अब पाकिस्तान में इधर उधर भाग रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो आतंकी हाफिज सईद अब तक 3 बार लोकेशन बदल चुका है। पाकिस्तानी आतंकी आकाओं को महफूज ठिकानों पर छिपा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पर हमले के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के बीच बैठक जारी है। सर्जिकल स्ट्राइक को देखते हुए भारतीय सीमा के पास आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप छोड़ने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तान के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। कश्मीर में शांति है तो बौखलाए आतंकी पर्यटकों में डर पैदा करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय सेना ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी, जिसके बाद पाकिस्तान बिलबिला गया है। लेकिन अब पछताने से क्या होगा। मुनीर और शाहबाज पर एक एक सेकंड भारी है, क्योंकि भारत घर में घुसकर मारेगा, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आज से चंद दिनों पहले आतंकिस्तान में हमास के आतंकियों का लश्कर और जैश ने जोरदार स्वागत किया था। हमास के आतंकियों के साथ जैश और लश्कर के आतंकियों ने बैठक की, आजाद कश्मीर के नारे लगाए और जैसे ही अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के लोगों को बेरहमी से मारा था, उसी पैटर्न को अपनाते हुए कायर आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों का नाम और धर्म पूछकर नरसंहार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम हमले के गुनहगारों को पहचानिए, इन दरिंदों की तस्वीरों को देखिए। 26 निहत्थे मासूमों का नरसंहार करने वाले इन आतंकियों का आका पाकिस्तान में बैठा है, जिसके इशारे पर पहलगाम की धरती को छलनी कर दिया गया। पहलगाम हमले का पैटर्न 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले की तरह है, क्योंकि जो तस्वीरें चंद दिनों पहले पाकिस्तान से आई थी, वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं पाकिस्तान की नापाक साजिश की। 20 अप्रैल को हमास के आतंकी पाकिस्तान में दिखाई दिए, जोर शोर से उनका स्वागत होता है, मीटिंग में हथियारों का प्रदर्शन होता है, और ये सब कुछ हुआ मुनीर के इशारे पर। हमास आतंकियों की जैश के हेडक्वार्टर में बैठक होती है और तैयार होती है नापाक साजिश। इजराइल में हमला अक्टूबर 2023, पहलगाम में हमला अप्रैल 2025। इजराइल में हमास आतंकियों ने जिस पैटर्न के तहत हमला किया, उसी पैटर्न पर आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर अचानक हमला बोल दिया। पहलगाम में आतंकियों ने हमास का तरीका अपनाया। आतंकी अचानक आए, पर्यटकों का धर्म पूछा, फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। कुछ लोगों को AK-47 से निशाना बनाया गया, कुछ पर दूर से स्नाइपर जैसी फायरिंग की गई। हेलमेट माउंटेड बॉडी कैमरों का इस्तेमाल कर हमले को रिकॉर्ड किया गया। हमास की तरह निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, ना मानने वालों को बेरहमी से गोली मार दी गई। हाल ही में मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। मुनीर की भड़काऊ बोली सुनते ही आतंकी हरकत में आए। 18 अप्रैल को लश्कर का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह जहर उगलता हुआ नजर आया।
Others, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर। जांच एजेंसियों को पीओके से हमले की साजिश रचने का शक है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पीओके में आतंकी एक्टिव हैं। 5 फरवरी 2025 को पीओके के रावलकोट में कश्मीरी सॉलिडेरिटी एंड अल-अक्सा फ्लड नाम से बैठक हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हमास शामिल था। मकसद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना। इस बैठक में मुनीर की बड़ी भूमिका थी। टूरिस्ट हैं, उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था। मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर की आतंकी सभा को न सिर्फ आईएसआई का समर्थन था, बल्कि पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारी भी इसके पीछे थे। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। आसिफ मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ गठजोड़ सामने आया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुल्लम खुल्ला आतंकियों के साथ चाय नाश्ता करते हैं, तो अब वक्त आ गया है देश के बाहर बैठे दुश्मनों पर अंतिम प्रहार करने का, आतंकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पहलगाम में मची चीख पुकार भारत में बैठे गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कानों तक नहीं पहुंची। इसीलिए तो महोदय पहलगाम हमले का जिम्मेदार हिंदुत्व को बता रहे हैं। क्या वाड्रा पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को क्लीन चिट देने में तुले हुए हैं? देखिए। बताया तो मिली मौत। मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कलमा नहीं पढ़ा तो सर पर गोली मार दी। उन्होंने कहा था कि अगर आप कलमा पढ़ देते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। हिंदुओं को चुन चुनकर आतंकियों ने गोली मारी। नाम पूछकर पत्नी के सामने पति को मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम मासूमों की चीख पुकार से कांप गया। मेरे बच्चे को गोली मार। ये चित्कार शायद सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के कानों तक नहीं पहुंची। मुस्लिम तुष्टीकरण की पट्टी बांधे सोनिया गांधी के दामाद को हिंदुओं का नरसंहार दिखाई नहीं दे रहा। तभी तो पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की जगह क्लीन चिट दे रहे हैं। गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहां से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आतंकी घटना को भी राजनीतिक चश्मे से देखना गांधी वाड्रा परिवार की खासियत है। कांग्रेस को जवाब पहलगाम हमले से त्रस्त वो परिवार दे रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आतंकियों का तो कोई भरोसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए कांग्रेस पक्ष और जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर रहे। हम तो यकीन करेंगे जो सरकार अभी जो एक्शन ले रही है उसके ऊपर यकीन करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ ये अटैक हिंदुत्व के ऊपर हुआ है, ना कि हिंदुत्व की वजह से हुआ है। नाम
तो फिलहाल तरकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे किस तरीके से भारत सरकार एक्शन मोड में है। नमस्कार। Mahi sir, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते सर फैंस है, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते and they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans. Super silent performance with voice control. सिली में आए तो और Cricket fans. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इस तरह के ग्रासलैंड से, इस तरह के रिज से अंदर कैसे आए, जहां आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे, कई महीनों से, पिछले 1-1.5 साल से आईबी का सेक्टर जो है काफ़ी गर्म रहा, कई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए को, तो कहा जा रहा है कि एक आईबी से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो आते आते किश्तवाड़ आ गया, किश्तवाड़ से वो अनंतनाग इस रिज पे पहुंचा, और अनंतनाग में आप देख रहे हैं कि जो गडोल का ऑपरेशन हुआ था 2023 में, जिसमें आर्मी के 4 सोल्जर्स और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का DSP की हत्या हुई थी, और उसके बाद जो है कि इस पूरे रिज में जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती रही, क्योंकि कई जगह पर जो देखा गया कि ऑपरेशंस लॉन्च करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। वो रीज़न यही है कि ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए, या जो पार्टीज़ थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का, साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि, और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि जो स्पॉट टेररिस्ट ने इस बार चूज किया है ये बिल्कुल अलग थलग स्पॉट है, जो पहलगाम मेन टाउन से बहुत दूर है। एक ट्रैकर्स का ट्रैक है जिसको अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक है, मडी है, और जिसमें कई जगह पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं, तो आसान रास्ता नहीं है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम
प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके Mahi sir, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते तो फैंस है शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते and they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans. Super silent performance with voice control. Silly me, I thought. Cricket fans. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां
कत्लेआम हमारे बर्दाश्त से बाहर है। जिन लोगों ने यहाँ पे किया, पाकिस्तान हो कश्मीर का कोई भी हो, दे दिया फांसी। हम नहीं बोल रहे, हम क्यों इनके साथ बैठेंगे। बस जिसने ये किया उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। सभी हिंदुओं को सिर्फ हिंदू पूछा है और उन लोगों की किलिंग की। सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, इस घटनाओं पर पाबंदी लगनी चाहिए। हर एक पापी को जो इसमें इन्वॉल्व है किसी को बख्शा नहीं जाए। जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक भी आतंकवादी पहले भी नहीं छोड़ा गया था, नहीं छोड़ा गया। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं, से इन दोनों मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों की मदद करने का इनके ऊपर आरोप है। 2 आतंकियों के 2 मददगारों को अब पकड़ लिया गया है, पकड़े गए हैं। पूछताछ की जाएगी और सब कुछ सामने आएगा कि कैसे आखिरकार लोकल सपोर्ट इन्हें मिला, क्योंकि बड़े सवाल ये उठ रहे थे कि बिना मदद के, बिना किसी सपोर्ट के इस तरीके की आतंकी गतिविधि को अंजाम देना यह मुमकिन नहीं है। इसीलिए सिर्फ आतंकियों को नहीं खोजा जा रहा है, बल्कि उनके मददगारों को भी ढूंढ निकाला जा रहा है कि वो कौन लोग हैं जो कश्मीर के अंदर बैठकर इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं और कैसे इन आतंकियों को रास्ता दिखाया जा रहा है बचने का और ऐसी क्रूर घटनाओं को अंजाम देने का, आतंकी हमला करने का। तो 2 मददगार बांदीपोरा से पकड़े गए हैं, जिनसे और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब बैठक बुला ली है। तत्काल प्रभाव से बैठक बुलाई गई है और अभी कुछ मिनटों पहले ही सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। बड़े फैसले भारत की ओर से यहां ऐलान किया गया है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की गई है और इसके बाद अब पाकिस्तान पीएम शहबाज ने बैठक बुला ली है। तुरंत आनन फानन में यह बैठक बुलाई गई है। तो लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो रूह कपाने वाली हैं। आतंकी हमले में 28 बेगुनाहों की जान चली गई है और अब भारत एक्शन मोड में आ चुका है। शुरुआत कर दी गई है, बड़े फैसले कर लिए गए हैं और सीसीएस की बैठक में बड़े प्लान भी तैयार कर दिए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। इंसानियत का कत्लेआम हमारे बर्दाश्त से बाहर है। जिन लोगों ने यहाँ पे किया, पाकिस्तान हो कश्मीर का कोई भी हो, दे दिया फांसी। हम नहीं बोल रहे, हम क्यों इनके साथ बैठेंगे। बस जिसने ये किया उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। हर एक हिंदुस्तानी क्रोध में है, आतंकी हमले के विरोध में है। आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। देश की जन्नत कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई उससे पूरा देश आक्रोशित है। आतंकी हमले में जहां 28 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो कई लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। मृतकों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। मृतकों में कोई 80 साल के बुजुर्ग थे तो कोई 65 साल के। इनमें से एक तो भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे। सबसे पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। नरवाल की 16 अप्रैल को शादी हुई, अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए। जहां आतंकियों ने हमला बोला तो उसमें विनय नरवाल को भी गोली लगी। मौके पर उनकी मौत हो गई। शव के साथ बैठी उनकी पत्नी की ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली थी। और तीसरी तस्वीरें आज की, जहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर उनके गांव करनाल पहुंचा, जहां उनकी पत्नी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नरवाल का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, गांव में मातम पसर गया और चारों तरफ एक ही गूंज थी, हमें चाहिए बदला। वापस तो नहीं आ सकता जी, जो मतलब एक बार यहाँ से चला गया वापस तो नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है जी। लोग कह रहे हैं कि अब हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, अब पीओके भी अब बिल्कुल जी एकदम करने की जरूरत है जी सब कुछ। अब सरकार ने ऑक्युपाई कश्मीर है, इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। वो जो कश्मीर हमारा है उसको लेना चाहिए, तभी समस्या हल होगी, नहीं ऐसे ही मारते रहेंगे। इस घटना के बाद देश भर से एक ही आवाज आ रही है, हमें बदला चाहिए।
शहर शहर बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, आतंकियों को सजा दो, हिंदू नरसंहार के गुनाहगारों का हिसाब करो। विनय नरवाल की तरह ही कानपुर का शुभम भी अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ कश्मीर पहुंचा था। घटना की एक रात पहले शुभम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। ताश के खेल में सबको हराने की बात कह रहा था। खेल में सबको हराने वाला शुभम मौत से हार गया। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। माही सर, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते सर फैंस है, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते and they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans. Super silent performance with voice control. सिली में आए तो और Cricket fans. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है
उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। अभी ये रिपब्लिक भारत वेक्टर्स टैंक्स स्टूडियो कहा जाएगा। उन्हें विश्वास है हमारे जर्नलिज्म पर, हमें विश्वास है उनके ब्रांड पर। रिपब्लिक भारत की जो फिलॉसफी है नेशन फर्स्ट जी, और हमारी भी फिलॉसफी है नेशन फर्स्ट। इसी ट्रस्ट को हम रिपब्लिक भारत के साथ मिलकर नेक्स्ट लेवल जरूर। माही सर, हाउ मच डू यू लव योर फैंस? ऑनेस्टली आई लव माय न्यू फैंस। पुराने वाले बेकार में शोर करते तो फैंस हैं, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते एंड they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans, super silent performance with voice control. सिली में आए तो और Cricket fans. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे
जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों,
आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ हमें ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि वेक्टस, जो कि भारत की सबसे बड़ी टैंक निर्माता कंपनी है, अब रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के साथ स्टूडियो ब्रांडिंग में भागीदारी कर रही है। पैन इंडिया नेटवर्क, अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और करोड़ों ग्राहकों के विश्वास के साथ वेक्टस वाटर स्टोरेज सॉल्यूशंस में एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। इस साझेदारी के साथ रिपब्लिक भारत और वेक्टस मिलकर हर दर्शक तक पहुंचाएंगे वही संदेश जो अब पूरे देश की जुबान पर है। टंकी मतलब वेक्टस। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है
कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से